आज बाजार नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए नवीन पदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमें ये जानना है कि जब बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन ने लागू करी तो किन नए पदों को उन्होंने सृजित किया। ठीक है, तो नए पद कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, मतलब बहुत महत्वपूर्ण पद था। तो व्यापारियों पर नियंत्रण एक काम इसका यह हो गया, और बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण। ठीक है, मतलब दीवान रियासत के यही काम थे कि वो व्यापारियों पर नियंत्रण करेगा और बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करेगा कि व्यवस्था का संचालन कैसे करना है। ठीक है, दूसरा पद था साहनाई मंडी। क्या पद था? साहनाई मंडी। प्रत्येक बाजार में ये बाजार का अधीक्षक होता था। सहना ए मंडी। ठीक, जो भी बाजार होते थे तो ये बाजार का अधीक्षक होता था। ठीक है, आज भी मंडी समितियां होती हैं, मंडी के अध्यक्ष वगैरह आज भी होते हैं, तो उसी टाइप का एक पद था सहनाई मंडी, बाजार का अधीक्षक होता था। फिर इसके बाद जो अगला पद था वरीद। ठीक है, ये वरीद जो है, वरीद का काम क्या था? वरीद का काम था कि बाजार के अंदर घूम करके, बाजार के अंदर घूम करके नियंत्रण यानी निरीक्षण करता था। ठीक, निरीक्षण करता था। आज भी मंडी इंस्पेक्टर जैसे पद होते हैं। ठीक, तो आप हम वरीद की तुलना मंडी इंस्पेक्टर से कर सकते हैं। इसी तरह था मुनहियान व गुप्तचर। ये क्या थे? मुनहियान व गुप्तचर। ठीक, मुनहियान व गुप्तचर ये क्या करता था? गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। यह है महत्वपूर्ण पद जो कि बाजार नियंत्रण के लिए नवीन रूप से सृजित किए गए, जिनमें आप देख रहे हैं दीवान रियासत, सहनाई मंडी, वरीद, मुनहियान, ऐसे ही ये महत्वपूर्ण पद हैं। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो। ठीक, अमीर खुसरो कौन था? ये बदायूं के पास एक स्थान है पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म। ठीक है, पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और 1252 ईस्वी में, मतलब जो जन्म का ईयर था वो 1252 ईस्वी था। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदायूं के पास, बदायूं के निकट यह स्थान पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख
निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। औलिया कौन थे? ये सूफी संत थे, सूफी संत थे। शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, उन्हीं के ये शिष्य थे। कौन? खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक। और शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। वह बलवन से लेकर तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। कहां तक रहे? बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक। बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक, तुगलक तक। ये बलवन के कार्यकाल से लेकर के तुगलक तक, तुगलक तक के कार्यकाल तक अमीर खुसरो रहे। ठीक है, लंबा काल इसने देखा था, अमीर खुसरो रहे थे। ठीक है, लंबा जीवन अमीर खुसरो का था। इन्हें क्या कहा जाता है? तोता ये हिंद। ठीक, तूतिए ये हिंद, भारत का तोता, तूतिए ये हिंद। इनको क्या कहा जाता था? तूतिए ए हिंद, तूतिए ए हिंद, भारत का, भारत का तोता। तूतिए ये हिंद, भारत का तोता जैसे नामों से इन्हें विभूषित किया जाता था। ठीक, किसको? अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है मध्यकाल के लिए अमीर खुसरो। इन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। ठीक, किसको प्रचलित किया था? कव्वाली गायन को, कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। कव्वाली तो आप लोग जानते ही होंगे। कव्वाली गायन को इन्होंने प्रचलित किया था। ठीक है, और अनेक आधुनिक अनेक रागों का इन्होंने विकास किया था। ठीक, प्रचलित किया था, जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का जनक इनको कहा जाता है। क्या? हिंदी खड़ी बोली, खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली से तात्पर्य क्या है कि जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है, तो ये खड़ी बोली के जनक थे। ठीक है, हिंदी के खड़ी बोली के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी रचनाएं थी, फारसी में कविताओं का एक संग्रह था दीवान, और दूसरा था नूह शिपेदर एवं मसनवी, देवल रानी, खिज्र खां। इसी तरह इनकी कई रचनाएं भी थी। ठीक है, फिर इसके बाद अलाउद्दीन के वास्तु के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन के काल के वास्तु कला, वास्तु निर्माण। ठीक, वास्तु निर्माण, अलाउद्दीन के काल का जो वास्तु निर्माण है। अलाउद्दीन अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला, वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाजा को। ठीक है, अलाई दरवाजा। ये अलाउद्दीन दैवी अधिकार सिद्धांत को मानता था।
मानता था कि राजा को दैवी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अलाउद्दीन दैवी अधिकार सिद्धांत को मानता था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी, ठीक है। ये एक धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन इसके कुछ सलाहकारों ने मना कर दिया। ठीक है, तो केवल ये सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करके संतुष्ट हो गया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। किसको? मलिक याकूब को दीवान ए रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण से संबंधित था ना। दीवान ए रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण और बाजार नियंत्रण। ठीक है, और अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। कौन? परवाना नवीस। ये क्या करता था? वस्तुओं की परमिट जारी करता था। परमिट कौन? परवाना नवीस वस्तुओं के परमिट जारी करता था। सहनाई मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु, सहनाई मंडी यहाँ क्या होता था? खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना ए मंडी खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। ठीक है, सहनाई मंडी में खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ क्या होता था? वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिक्री के लिए आती थी। सराय ए अदल, अन्य वस्तुएं जैसे जो जनरल निर्मित वस्तुएं, ठीक, निर्मित वस्तुएं बिक्री हेतु। आज के हम जनरल स्टोर से ले सकते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता था? वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक आदि वस्तुएं यहां तक आती थी। ठीक है, अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी के तारीखे फिरोजाशाही, क्या नाम था? तारीखे फिरोज शाही। ठीक, तारीखे फिरोज शाही एक किसकी कृति है? जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित पुस्तक है, और इसी में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? तारीखे फिरोज शाही। ठीक, और
ये खजाइनुल फुतूह अमीर, ये खुसरो की रचना है। रेहला इब्न बतूता की है एवं फुतूह सलातीन इसामी, फुतूह सलातीन ये इसामी की कृति है। तो जिसमें आपको रेहला, रेहला काफी फेमस है। रेहला, रेहला इब्न बतूता की है। किसकी है? इब्न बतूता, इब्न बतूता की कृति रेहला है। और खजाइनुल फतूह, खजाइनुल फतूह ये किसकी है? खुसरो की। ठीक है, ये खुसरो की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? मुहतसिब और नाजिर। मुहतसिब और नाजिर, नाजिर की भूमिका किसमें थी? मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में, सफल बनाने में। कैसे? नाजिर क्या होता था? नाप तौल के बारे में, नाप तौल के लिए जिम्मेदार था। और मुहस्सिब ये सेंसरशिप के लिए, सेंसर के लिए ये जिम्मेदार था। इसीलिए दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अलाउद्दीन सर्वप्रथम मिल्क और सर्वप्रथम मिल्क इनाम व वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया गया था। जो भी वक्फ भूमियां थी उनको ये खालसा भूमि में बदला था अलाउद्दीन ने। जो भी इनाम में दी गई भूमियां थी, इनाम वक्फ में दी गई भूमियों को खालसा में बदला था। इनाम वक्फ में दी गई भूमियों को खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि, ठीक, किसमें बदला था? खालसा भूमि में। और ये खालसा भूमि में इसने बदल दिया था। और कुछ अन्य टैक्स भी अलाउद्दीन ने लगाए थे। जैसे उसने चराई कर लगाया था। चराई कर, चराई कर ये दुधारू जानवरों पर लगाया था। दुधारू जानवरों पर लगाया था। कौन सा कर था ये? चराई कर, ठीक, दुधारू जानवरों पर, पशुओं पर लगाया गया था। फिर गढ़ी कर था, घरों एवं झोपड़ी पर। गढ़ी कर किस पर था? गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर। घरों एवं झोपड़ी पर क्या लगाया था इसने? गढ़ी कर। गढ़ी, इसको शार्ट में लोग गढ़ी एवं चरी कर कहते हैं। इससे याद हो जाता है गढ़ी एवं चरी किसका था? अलाउद्दीन का। तो गढ़ी के मतलब घरों पर, और घड़ी एवं चरी भी कहते हैं, ठीक है। घड़ी एवं चरी करके याद करिए तो याद हो जाएगा। घड़ी घरों पर, चरी मतलब चरागाहों पर। तो गृहकर तो आज भी लगता है, लेकिन चरने के लिए चरागाहों का कर अब नहीं लगता, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1297 से 1306 तक मंगोलों का 6 बार आक्रमण हुआ था। 1297 से 1306, ठीक है। 1297 से 1306 काल किसका था? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन का, ठीक। और कितनी बार? मंगोलों का 6 बार आक्रमण हुआ था। 6 बार मंगोलों ने आक्रमण
किया था। ठीक, मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। ठीक, और प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुन ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग के नेतृत्व में, और छठा अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कवक एवं इकबाल मन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। ठीक, और इसे कोई रोग हो गया था, उसी से हुई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन में बैठा था। ठीक, कब? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, यह अंशतः कह सकते हैं मानसिक विक्षिप्त था। ठीक है, इसको नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। ठीक, ऐसे ही मध्यकाल में कई लोग हुए हैं। मोहम्मद शाह रंगीला भी ऐसे ही था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, फिर बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। बर्नी कहता है कि ये कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। कौन? यही मुबारक खिलजी। ठीक, ठीक है, ये मुबारक खिलजी की स्थिति थी। ठीक है, फिर इसके बाद मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये उपाधि भी धारण किया था। मुबारक खां खलीफा की उपाधि धारण की थी। खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी। मुबारक के वजीर थे खुसरो खां ने क्या किया था? इसकी मतलब मुबारक खां की हत्या कर दी थी। मुबारक खां की हत्या कर दी थी 15 अप्रैल 1320 को। 15 अप्रैल 1320 को। ठीक, 15 अप्रैल 1320 को, और दिल्ली का सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। और खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी।